गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपका जो भी हमारे प्रश्नों से संबंधित सीरीज शुरू हुई थी उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम कुछ आपके जो भी डाउट थे उनको क्लियर करने के लिए आए हैं और कुछ हम अपनी तरफ से प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं आपके लिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो का अंत तक बनी रहिए। एक और आपसे गुजारिश है, कृपया जब इस वीडियो को देखें तो कृपया अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया है। कल हमने बहुत वीडियो बनाई, कल पूरे दिन लगे रहे इसी में, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वरना आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आपको क्लियर ही समझाएंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको समझाता। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक हमने आपको कल कंप्लीट करा दिया था। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, अगर कल वाला वीडियो जिसने ना देखा हो माय डियर स्टूडेंट, वो कृपया करके कल वाले वीडियो के पिछले वीडियो में जा करके देख ले। और कल हमने यहाँ तक आपको क्लियर करा दिया था। कल हमने बताया था ये जो डी था इसका मान -1/5 मीटर आया था। ठीक है, हमें कुछ याद आ रहा, शायद यही आंसर आया था। ठीक है, आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो आपका इस जगह से स्टार्ट होगा। आज का न्यूमेरिकल इस जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहां से स्टार्ट होगा। क्या दिया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना। हमसे कहा है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। हमसे जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 दिए हैं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट हमेशा हमने आपको बताया, देखो जल दिया, सबसे पहले जल लिखा है तो जल का मान 4/3 है। फिर कांच लिखा है, कांच का मान माय डियर स्टूडेंट 3/2 है। ठीक है, तो जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। हमने आपको सिखाया था किसी भी चीज का अपवर्तनांक हम एक में नहीं लिखते, वो किसी न किसी के सापेक्ष लिखते हैं। तो इन दोनों में जल और कांच है, कौन सी चीज नहीं दिख रही हमें? वायु नहीं दिख रही, वायु होनी चाहिए। तो हम लिख लें WN नहीं ANW। देखो, क्योंकि देखो ए मतलब वायु, मतलब वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? जल का। तो यहाँ जल लिखा है तो ANW जब लिखेंगे तो हमें जल का कितना मान दिया है? 4/3। ANW का मान हो गया 4/3, ध्यान समझना। और हमें एक चीज और दी है, वो हमें दिया क्या? ANG दिया है। ANG का मान हमें दिया है 3/2। ANG का मान कितना दिया? 3/2। क्यों दिया? देखो, क्योंकि हमसे ये कहा है कांच का अपवर्तनांक, और कांच मतलब G, तो किसके सापेक्ष? वायु के, मतलब ANG का मान 3/2 लिख दिया। अब यहां पूछा क्या, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तो कांच की बात डाउट नहीं होगा। देखो, हमसे पूछा है जल, हमसे पूछा माय डियर स्टूडेंट जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्या पूछा? जल का। हमसे पूछा माय डियर स्टूडेंट जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, यही पूछा है। ओके, जब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखो किसके सापेक्ष पूछा है, तो देखना किसके? कांच के सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष पूछा है। तो कांच जिसके सापेक्ष पूछा उसे लिखते हैं सबसे पहले। तो हमसे कांच के सापेक्ष पूछा, सबसे पहले G लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे GN, और किसका? जल का, तो हम लिखेंगे GNW। क्या लिखेंगे? GNW। ध्यान से समझना, जिसके हमसे कांच के सापेक्ष पूछा GNW लिखेंगे, और अगर पूछता जल के सापेक्ष तो हम लिखते WNG। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। देखो, जैसे वहां पर उसने पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो आपका GNW होगा, या फिर इसी को घुमा देता, ये कह देता कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब भी GNW ही होता। क्यों? क्योंकि हमने जो बात बताई वो आप याद रखे, कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। हम जो बताते हैं, मेरा लॉजिक क्लियर रखा करो। हमने बताया जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो चीज पहले, तो हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष, तो कांच ये वाला कांच के सापेक्ष पूछा है, तो कांच कहां आएगा माय डियर स्टूडेंट? पहले। ठीक है, चलो अब एक नई स्क्रीन की तरफ चलते हैं और क्लियर करते। चलो, तो ये आपको क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या दिया? सबसे पहले हमें दिया ANW का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है। ANW का मान दिया हमें 4/3, और फिर हमें क्या दिया? फिर हमें एक चीज दिया ANG दिया है। ANG का मान हमें दिया है 3/2। सही है, हमसे पूछा है क्या बताया तभी पीछे? कांच, हमने जिसके सापेक्ष उसको पहले, हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष, तो हमसे कांच के जब सापेक्ष पूछा है तो G पहले DW बाद में, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी GNW बराबर।
क्लियर है। चलो अब हमने ये फॉर्मूला आपको लिखने का तरीका बताया था, जो चीज लास्ट में लिखी हो वो चीज कहां जाएगी, ऊपर। लास्ट में डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू वाला पूरा पद ऊपर जाएगा, तो डब्ल्यू वाला पूरा पद क्या है, ए एन डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू वाला जो पद होगा वो आपका है ए एन डब्ल्यू, वो आपका कहां जाएगा, ऊपर। और जो सबसे पहले जी लिखी है, जी वाला पद नीचे आएगा, यानी ए एन जी आपका कहां आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट, एक आपका पद ऊपर जाएगा यानी जी एन डब्ल्यू, यानी जी एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी बन जाएगा। जो वाला पद लास्ट में लिखा वो ऊपर, जो पहले वाला वो नीचे, मान रख दो। अब मुझे पता माय डियर स्टूडेंट ए एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 4/3 दिया। जैसे हमने बताया है आपको माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, बस कभी भी कोई गलती होगी नहीं, हम वो पॉइंट पकड़ा ही देते जहां आपकी मिस्टेक होती है। ठीक, तो W लास्ट में आया, लास्ट वाला पद ऊपर यानी ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 इंटू बटे में लिखा ए एन जी का मान 3/2 नीचे आएगा, पलट दोगे तो ये हमारा बन जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा, 2/3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 8/9। कितना आंसर बनेगा, 8/9, यानी जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो आपका होगा 8/9। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल मजा आया। चलो तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका आंसर क्या था, पहला आपका आंसर आया यहाँ तक क्लियर है। चलो तो पहला आपका आंसर कितना है, 8/9, ये आपका आंसर है। पहला सवाल समझ में आया। चलो तो इस प्रकार हमें, ठीक है, आप क्या करना, इस प्रश्न को कॉपी में नोट करना और वीडियो से देख करके उसके आंसर जो हैं, इस वीडियो को पूरा सवाल सॉल्व कर लेना कॉपी में। ठीक है, हाँ, ये सारे सवाल कॉपी में नोट होने चाहिए, क्लियर लगे होने चाहिए। ओके, चलो तो 8/9 है, 8/9 आ गया। चलो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आपका यह है, प्रश्न संख्या 9 में कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। अब देखना, सुनना, प्रश्न संख्या 2 में, जो प्रश्न संख्या 1 थी उसमें पूछा था कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा था, किसका पूछा था, जल का, तो आंसर आया 8/9। अब हमसे पूछा प्रश्न में कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हमसे पूछा जल के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, कांच का। तो हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया था, देखो याद होगा, हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट 1n2 लिखा, अगर इसे उल्टा करना है यानी 2n1 निकालना है तो एक के बतेम कर दो, 2n1 हो जाएगा। सिखाया था, बताओ, यानी 1n2 बराबर अगर उल्टा करना है तो 1/2n1 हो जाएगा, बस पलट दो। तो इसी प्रकार अभी मेरा आंसर आया था 8/9, किसका, 8/9 आपका आंसर आया था, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला था, लेकिन कांच का निकालेंगे जल के सापेक्ष, तो 8/9 को पलट दो, इसका आंसर आ जाएगा 9/8। सॉल्व कर लेना, सही है। चलो आगे चलो, यहां तक कोई क्लियर नहीं। चलो सवाल नंबर तीसरा हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर तीसरा ये कह रहा माय डियर स्टूडेंट, वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। क्या कहा, हमसे कहा है वायु के सापेक्ष क्रमशः, ठीक है, वायु के सापेक्ष पूछ दो ना, कहता तो भी हम लगाते कांच और पानी। ठीक है, कांच का मतलब एएनजी और एएनडब्ल्यू दोनों के मान, एएनजी का मान है 3/2, एएनडब्ल्यू का मान है 4/3। ध्यान रखना, नए पेज पे चल रहे, एएनजी का मान है 3/2, एएनडब्ल्यू का मान है 4/3। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो पानी में प्रकाश की चाल बताओ। ठीक है, हमसे पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल इतनी है तो पानी में प्रकाश की चाल बताओ। ठीक है, समझ गए, चलो आ जाओ। क्या है, एएनजी का मान 3/2, अब ध्यान से लिख लो, कॉपी में अभी लिख लो, एएनजी का मान दिया है 3/2, एएनडब्ल्यू का मान दिया है 4/3, और कांच में प्रकाश की चाल वो है यानी वीजी का मान दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे पानी में पूछी, आ जाओ। तो अब हम चलते हैं नए, ठीक है, नया एक पेज ले लें सेलेक्ट, चलो आ जाओ आगे देखना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, एएनजी बताया था अभी पीछे, ठीक। तो हमसे कहा था, हमने आपको बताया एएनजी की जो वैल्यू है, जो मान है, एएनजी का मान हमें दिया है 3/2, कोई दिक्कत। चलो एएनजी का मान हमें 3/2 दिया है, और एएनजी का मान 3/2 दिया है, और एएनडब्ल्यू का मान दिया है 4/3। वही सवाल है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये दिया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो एएनजी एएनडब्ल्यू के मान हमने लिख लिए। आगे हमसे कहा है कांच में प्रकाश की चाल है, तो जैसी प्रकाश की चाल हम चाल हमने भी मान ली, ठीक, किसमें, कांच में, तो यहां पर हम जी लगा दे छोटी सी वीजी, इसका मतलब हो गया जो प्रकाश की चाल है वो कांच में है,
है नोट। ठीक, Vg का जो मान दिया वो हमें दिया माय डियर स्टूडेंट 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान समझना कितना दिया है, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, चलो कलर चेंज कर ले फिर मजा आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से इस सवाल को बहुत ही क्लियर से देखना माय डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी डाउट थे यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे। आप पूछते थे सर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें इसको बी चाल बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका रिस्पेक्ट निकालते किसी के सापेक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान समझना, WNG निकालेंगे। तो WNG जब हम निकालेंगे, WNG बराबर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बताओ, याद है सबको। WNG बराबर हम क्या लगाएंगे, नहीं कुछ ना लगाओ, हम तुम्हें एक तरीका और बता दें, इसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, बिना इसके निकाले हम सवाल को लगा सकते हैं। देखो एक हम तो सही से बताएं, ठीक है, मेरी बात समझना बस, हम जो लॉजिक बताते हैं बस मेरा वो याद रखना। चलो हमें पता, हमें ANG का मान पता है, हमने लिख दिया ANG, लिख दिया ANG। ठीक, और नीचे क्या आएगा, नीचे ऊपर लिख दिया ANG और नीचे हमने लिख दिया, ऊपर लिख दिया हमने ANG और नीचे हमने लिख दिया ANW बराबर। ठीक है, ठीक है, अब देखना ऊपर हमने लिख दिया कांच का अपवर्तनांक, नीचे हमने लिख दिया जल का अपवर्तनांक। तो माय डियर स्टूडेंट आपको हमने बताया था, क्या बताया बताओ, हमने बताया था जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश जो चाल के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था। हमने बताया था जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी चाल कम, कब होता था, जब विपरीत होते थे, याद है, हमने ऐसे करके बताया था जो अपवर्तनांक होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्पीड के बताया था। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती, समझाया था। ठीक, तो आपको जब इतना पता है माय डियर स्टूडेंट ANG अपॉन ANW बराबर, तो ये एक अपवर्तनांक चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। तो आपको पता है कि G के सामने क्या आएगा, W आएगी। देखो अगर हम ये बात करें जल, अगर हम बात करें कि कांच के अपवर्तनांक के सामने किसकी चाल आएगी, जल की। क्यों, क्योंकि विपरीत लिखनी उल्टी, ऐसे करके चाहे ऐसे समझ लो। हमने आपको एक और तरीका बताया था, N1/N2, याद है, N1/N2 होता है, मतलब उनके अपवर्तनांकों का अनुपात होगा उनकी चालों के विपरीत के अनुपात के बराबर होता है, याद है। तो यहां से हमने तुम्हें कॉपी में एक दिन एक वीडियो में समझाया भी था, N1/N2 बराबर V2/V1 बताया था। क्या बताया था, N1/N2 बराबर V2/V1 क्लियर कराया था। आगे देखो, जब हमने यहां तक लिखा था ANG अपॉन ANW कराया था, तो देखो जो W नीचे लिखा है वो कहां जाएगा, ऊपर, यानी VW यानी जल की चाल, और जो कांच ऊपर लिखा है वो कहां आएगा, नीचे। अगर इतनी बात समझ में, मेरे इतना लॉजिक समझ में आ गया तो अब बस अब क्लियर है, अब आप इस तरह के सवाल में कभी नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, समझ गए, इसकी गारंटी है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या बताया हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट ANG अपॉन ANW बराबर, तो जो नीचे वाला पद होता है वो ऊपर जाएगा क्योंकि चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ANG बराबर ANG अपॉन ANW बराबर, तो हमारा हो गया VW अपॉन VG। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे चलें। अब मुझे पता ANG का मान हमें दिया है 3/2, ध्यान समझना, ANG का मान हमें 3/2 दिया, इंटू लगा दे डायरेक्ट। ठीक, ANW का मान दिया 4/3, बटे में लिखोगे पलट दोगे तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, आगे चलो, 3/4 हो गया। मुझे VW का मान पता नहीं, हमने VW लिख दिया, लेकिन मुझे BG का मान पता है, कितना है, VG का मान जो दिया वो दिया 2 गुणे 10 की पावर 8। क्या दिया है, BG का मान हमें दिया 2 गुणे 10 की पावर 8 दिया। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करो वैसे ही कर लो, वैसे हमारे ख्याल से देखो ऐसे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें VW चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा VW बराबर, इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 × 3 = 9, 3 3 9, नीचे हमारा कितना बचा, 4, तो 9/4 इंटू 9/4 बचा, ओके 9/4। ठीक है, 9/4 इंटू ये 10 की पावर 8 उधर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यही आपका आंसर हो गया मीटर प्रति सेकंड, किसका, इसका। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल था, कॉपी में लगा लेना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो हमसे पूछा था, हमसे कांच में प्रकाश की चाल दी थी, हमने जल में प्रकाश की चाल निकाली, वो आई है 9/4 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर चाहो तो इसे मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी पॉइंट में कैसे, 9 में 4 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी आंसर आ जाएगा 2.25 गुणे
10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? चलो क्लियर है। चलो अब देखो हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, तो इसका जो मान आया था वो आया, हाँ ये देखो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब सही, अब तो कभी गलती नहीं होगी। चलो आगे चलो, अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसमें क्रांतिक कोण 45 अंश हो। अब समझ क्या कहा, उसमें उस जल में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसमें क्रांतिक कोण कितना हो, 45 अंश हो। हमसे क्रांतिक कोण 45 अंश दे रहा है, ठीक। चलो आगे देखो, सिर्फ 45 अंश है, क्रांतिक कोण है। चलो अब इसको देखो ध्यान से, बढ़िया एकदम मस्त तरीके। चलो हमसे क्रांतिक कोण दे रहा है, क्रांतिक कोण आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, या तो सी से प्रदर्शित करते या आई सी से प्रदर्शित करते, हमने सी से कर लिया। तो क्रांतिक कोण का जो मान है, जो सी का मान है वो हमें 45 अंश दिया है, इतनी बात क्लियर है। जो सी का मान है वो हमें 45 अंश दिया है या नहीं दिया है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। चलो तो सी का जो मान है माय डियर स्टूडेंट वो हमें 45 अंश दिया है, क्लियर है। चलो आगे चलो, अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। ध्यान समझना क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c, पढ़ा होगा। फॉर्मूला जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है n बराबर 1/sin c। तो n बराबर 1/sin c, c का मान कितना दिया है सवाल में 45, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, sin 45। ध्यान समझना, sin 45 लिखेंगे। सबको पता है sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, याद होना चाहिए। sin 45 का मान होता है 1/√2। अब 1/√2 दो बार लिखोगे, देखो ऐसे, जैसे यहां लिखा 1 और इसका sin 45 का मान आपने लिखा 1/√2। अब देखना ये दो √2 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो n का जो मान आ गया वो आपके आ गया √2, अतः जो अपवर्तनांक आ गया वो √2 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपवर्तनांक √2 आ गया, ठीक। अब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, एन की बात करें, एन की बात कर, अभी किसी सापेक्ष की बात नहीं कर, नॉर्मल लगा दूं, यानी n बराबर c/v, ठीक है। जैसा आप लोग लगाते ऐसे भी लगा सकते, ठीक है। वैसे जब सवाल वैसा आएगा तो हम बताएंगे कैसे सापेक्ष में बनता है, कहां गलती होती है। n बराबर c/v लगा दिया, ये बताओ क्या लगा दिया। तो यहां से आपने एक फॉर्मूला यहां से अप्लाई कर दिया, n बराबर c/v, यानी अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो c होती है प्रकाश की चाल किस में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और v होती माध्यम में प्रकाश की चाल, क्लियर है। चलो देखो अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, मुझे n का मान √2 पता है, ठीक, इज क्लियर। जो C होती है, C आपकी प्रकाश की चाल होती है, C प्रकाश की चाल, इसका मान सबको पता है। वायु में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ 10 हो जाता है। V हमें निकालना, हमें प्रकाश की चाल निकालनी है, तो माध्यम प्रकाश की चाल निकालनी है, तो B बराबर हो जाएगा। अब देखना माय डियर स्टूडेंट, इस 3 में √2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/√2 × 10⁸, कितना हो जाएगा, 3 बटे, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/√2 × 10⁸, क्लियर है। अब देखो, अब यहां से मेरी एक लॉजिक देखना जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, तो थोड़ा साफ करते ही बताओ, यहाँ थोड़ा साफ करते। चलो ये 45 तो यहाँ तक क्लियर है, बस इतनी जगह में आ जाएगा ये तो फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान समझना, आप बिल्कुल क्लियर समझा। हमेशा याद रखना जब भी आपके बटे में अंडर रूल हो तो बटे में अंडर रूल से मतलब बटे में अंडर रूल को रिमूव करना, ठीक है, हटाना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसके ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता होगा आपको, जब भी अंडर हटाना है तो इसके √2 से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, सॉरी इसका आंसर कितना आएगा, देखो ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 3, ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 3, और √2 का और गुणा कर देंगे तो ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 3√2, हो गया 3√2, और नीचे आंसर आ जाएगा √2 × √2, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2, और इंटू यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 10⁸, सही है। 2 से अगर आप 3 को देखना कैलकुलेशन, 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब पता है √2 का मान होता है 1.414, कितना होता है 1.414, ठीक है 1.414 होता है, आप 1.4 लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, किसका 1.5, ठीक, और √2 इसका मान कितना होता है 1.41, सही है 1.41,
ठीक है। 1.4 है कि यहाँ से सॉल्व कर लेना, और इन दोनों और इंटू 10 की पावर 8 तो आपका चलेगा, ठीक है। और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.12, ठीक है। जो भी आ जाएंगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.12 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.12 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ गया समझ में। चलो आगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे चलो, तो यहाँ तक कितना आया था, ये इसका आया था, इसका, चलो हाँ, तो इसका मान कितना 2.12, हाँ, तो आपका आंसर आया बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2.12 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने ऑप्शन वाले सवाल हम आपको लेके आए हैं, ठीक है। ऑप्शन वाली सवाल नहीं है ये, देख आप देख रहे हो कितना सॉल्व करना पड़ता है, इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये सवाल बड़े आएंगे आपके 5 नंबर 6 नंबर न्यूमेरिकल आते ना, ये समझो सर जी न्यूमेरिकल वाले, ये ऑप्शन वाले सवाल नहीं है, ऑप्शन बना के आए, ठीक है। ये थे तो हमने वहीं से उनको क्रॉप कर लिया, ये ऑप्शन में थे इसलिए बने रहने दो, ठीक है। यहाँ से क्लियर भी हो जाता है। आइडिया समझ में आई, इन्हें लगाना सीखो, आपके में लगाने को आएंगे, ऑप्शन वाले कम आएंगे। देखिए 3 नंबर 3 आते हैं, 3-4 ऑप्शन बस, बाद में कि लगाने पड़ेंगे। ये जो आपका 4 नंबर देख रहे हैं, जब भी आपको लगाने को आएगा ये 4 नंबर का सवाल आएगा, कितने का 4 का, 4 या 6 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। तो क्लियर रखना। चलो आगे चलें, अब सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर जो 5वां है माय डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 5वां क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 5वां कह रहा है 1n3 1n2, 1n2 का मान दिया 2/8, ध्यान समझना, 1n2 का मान दिया हमें 2/8 और 2n3 का मान दिया है 4/5, हमसे 3n1 पूछा है, किसका मान 3n1 का मान पूछा। अब देखना कितना मस्त तरीका से पूछा है या नहीं पूछा है, देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा, देखो ध्यान से, देखो नहीं समझ में आ रहा, चल देखो यहाँ से सबसे पहले आप 2n3 को देखो, हम समझा दें कैसे बनना। देखो सबसे पहले हमने 2n3 को लिखा आप लोग भरवाने, बहुत मस्त बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आएगा। 2n3 को लिखा, आगे समझना 2n3 को लिखा। आप पता है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में मेरे पास 3 है, जो शब्द लास्ट में आता है वो वाला पार्ट ऊपर जाता है, तो लास्ट में 3 है, 3 ऊपर जाएगा, 3 अकेला तो आएगा नहीं, इसके साथ कौन मिसिंग है, 1 मिसिंग है, तो यहाँ से आएगा आपका क्या 1n3, क्या हो जाएगा 1n3, याद है। तो 1n3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 1n2, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1n2, यानी आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया 2n3 बराबर 1n3 अपॉन 1n2, क्योंकि जो 3 लास्ट में था ऊपर पहुंच गया, 2 पहले था लास्ट में आ गया। हमें चाहिए 1n3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा हो जाएगा 1n3 बराबर 1n2 इंटू 1n2 2n3, ठीक है, बन जाएगा। और इन दोनों का जब 1n3 जो आंसर आएगा उसे पलट देंगे, वही हमारा 3n, देखो क्योंकि 1n3 हमारा जो आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट वो आएगा 1n3 का, लेकिन हमें चाहिए 3n1, तो जो आएगा उसे पलट दो, आपको बताया तो उल्टा कर दो, सही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं, क्या या कर लोगे, इसे कर लेना चाहिए आपको। चलो आगे देखो, देख लो क्या है सवाल है, क्या दिया सवाल दिया है हमारा, हाँ, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1n3 बराबर क्या बताया था, 1n3 बराबर 1n3 बटे 1n2 बताया था, यानी फॉर्मूला आपको हमने बताया था अभी 2n3 बराबर 1n3, जो लास्ट में ऊपर 1n3 अपॉन 1। अब ये 1 कहाँ से आया, तो हमने बताया था 2 और 3 में 1 कैंसिल है, जो चीज़ सवाल के हिसाब से जो चीज़ इसमें ना हो वही लगा दो, सही है। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 1n3 बराबर आपका आंसर बनेगा 2n3, ये डेरिवेशन भी बहुत बढ़िया है, कराया है, सीख लो। 2n3 बराबर, जिसका ना दिखाओ वो हमारे चैनल पर जा करके और विभिन्न माध्यम में प्रकाश किरण इसके नाम से डेरिवेशन होगा, उसे क्लियर कर लो, ठीक है। चलो तो 1n3 इंटू 1n2 लिख दिया। चलो 1n3 का मान सवाल में दिया था, अभी यार हमने बताया था 4/5, कितना दिया 2n3 का मान सवाल में 4/5 दिया, इंटू 1n2 का मान हमें सवाल में 2/8 दिया, कितना दिया 2/8, ध्यान समझना 1n3 का मान 2/8 दिया। आप देखना 4 दूनी, ये हमारा 2 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 से 8 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/5, कितना आंसर आ जाएगा 1/5 आ गया। ये जो मान आया, ये मान किसका आया, ये मान आया 1n3 का जो मान आया माय डियर स्टूडेंट वो आपका 1/5 आया, लेकिन हमसे 1n3 नहीं पूछा, हमसे पूछा है 3n1, तो हमने आपको सिखाया था 3n1 पूछा है तो उल्टा कर दो, कैसे लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे यानी 3n1,
3n1 का जब मान निकालेंगे तो उसको उल्टा लिखेंगे क्या लिखेंगे, यानी इसे हम लिखेंगे 1n3। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन गया 3n1 बराबर 1/1n3, यानी 3n1 बराबर 1/1n3। क्लियर है? यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर है? चलो आगे चलो। अब मुझे पता है 1/1n3, 1n3 का मान कितना, 1/5। तो 1n3 का जो मान दिया वो हमें 1/5 दिया है। सही है, 1/5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो 1/5 जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आंसर कितना आया, 1/5। तो ये आपका 5 हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल तरीका था। यानी 1n3 का मान 1/5 निकाल लिया हमने, बताया इसी को पलट दो, तो 1/5 को पलटो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अतः जो आपका सवाल था, क्या सवाल था, 1/5। तो आपका आंसर कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट, 5। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलो, मजा आया। चलो आगे देखो, अगला सवाल है छठवां सवाल है, एक जल के बर्तन की गहराई 2 मीटर है, यदि इसे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखा जाए तो इसकी गहराई होगी। अब देखना, एक जल के बर्तन की गहराई 2 मीटर है। ठीक है, एक बर्तन के जल की गहराई कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर होने का मतलब है वास्तविक गहराई। कौन सी गहराई माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक गहराई। हमसे इसकी गहराई होगी, देखे जाने पर इसकी गहराई जो होगी, ठीक है, देखे जाने पर इसकी गहराई होगी। उसके लिए देखो, मतलब उसे हम बोलते हैं आभासी गहराई। क्या बोलते हैं, आभासी गहराई। हमसे अपवर्तनांक दिया है क्या सवाल में, देखो हमें अपवर्तनांक दिया है सवाल में क्या, पहले ही बताओ। नहीं दिया है, तो अपवर्तनांक हाँ दिया है, देखो हमें अपवर्तनांक सवाल में दिया है। देखो ध्यान से, इसने ब्रैकेट में लिखा है ANW का मान 4/3 दिया है। हाँ ये दिया, सही है। ANW का मान 4/3 हमें सवाल में दिया है उसने। ANW का मान कितना दिया है, 4/3। चलो देखो, तो ANW का मान हमें 4/3 दिया है। ओके, तो ANW का मान हमें सवाल में दिया है 4/3। आपको पता होगा 4/3 ANW का मान 4/3, इसका अर्थ क्या है बताओ। ANW का मान 4/3 दिया, इसका अर्थ क्या है ANW का मान 4/3 दिया, इसका अर्थ क्या है, अभी हाल बताया था। मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यही तो होता है। ठीक, ANW का मान 4/3 दिया है, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जो मेरा ये अपवर्तनांक है n, या तो इसे ANW लिख दो, तो ANW दिया, ANW लिख दो बराबर। ये जो अपवर्तनांक होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे कि जो टप होता है, टप में हम कोई चीज डाल दे तो छोटी दिखाई देने लगती है, या बड़ी दिखाई, छड़ की लंबाई टेढ़ी हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, रियल में कुछ होती है लेकिन दिखाई कुछ और देती है। वहीं से एक फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, ANW बराबर, ध्यान रखना, ANW बराबर HR/HI, ध्यान रखना, HR/HI। आप कहोगे सर ये क्या है, इसका फॉर्मूला लर्न कर लो, कॉपी में नोट कर लेना। ANW दिया, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर HR मतलब होता है रियल, मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आई मतलब इमेजिनरी आभासी गहराई। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर रहेगा? फिर सुन लो, क्या बताया फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, चलो ANW का मान हमें 4/3 सवाल में दिया है, यानी हमसे सवाल में कहा है अपवर्तनांक 4/3 दिया, लेकिन HR वास्तविक गहराई भी तो दिया उसने। क्या कहा है कि कितनी है, रियल में 2 मीटर की है, तो रियल मतलब वास्तविक गहराई होती है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसने वास्तविक गहराई हमें 2 मीटर दी है, लेकिन हमसे HI पूछी है। HI का मतलब इमेजिनरी। ठीक है, हमसे आभासी गहराई पूछी है। फिर समझ लो, ANW का मान 4/3 बराबर दिया है, ANW का मान 4/3 बराबर दिया है। अब हमें वास्तविक गहराई 2 दी है और हमें आभासी गहराई HI निकालनी है। ठीक है, आगे चलो। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे, देखो, इस HI को इधर ले आए, ये HI हो गया। ध्यान समझना कैसे कैलकुलेशन करेंगे। HI इधर हमारा कितना लिखा माय डियर स्टूडेंट, इधर हमारा 2 लिखा। जब ये 4/3 उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3/4। अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 3/2। कितनी आ जाएगी, 3/2। तो इस जगह से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3/2 आ जाएगी। ये हमारी कौन सी है, यही हमारी हो जाएगी इमेजिनरी यानी आभासी गहराई।
आभासी गहराई आ जाएगी 3/2। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मीटर। ठीक है, तो आभासी गहराई कितनी होगी, 1/2 मीटर। क्लियर है, तो आभासी गहराई 1/2 मीटर आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका था हमने। अपवर्तनांक बराबर, दिमाग में रख लो फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर होगा। कितना होगा, 1.5 मीटर। क्लियर है, इस जगह तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ओके, तो इसका जो होगा वो आपका होगा 1.5 अर्थात 1.5 मीटर होगा। कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 1.5 मीटर। क्लियर है, मजेदार सवाल लगा, मजा आ गया, हमको भी बहुत मजा आ गया। आगे चले, चलो यहां तक क्लियर है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और इस नहीं दिख रहा है क्या, चलो अगला सवाल देखो। अच्छा इसमें जो एक है सवाल लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं, हम आपको अलग से बता, चलो ठीक है। अब आ जाओ, अब आपके कुछ जो प्रश्न थे बहुत कंफ्यूज थे, उनको भी सॉल्व कर दें। चलो देखो, सबसे पहले हमने आपको एक प्रश्न भेजा था, वो था एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं? तो किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है और वो क्या हो जाती है, एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है और मुड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिमाग में रख लो, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हमने क्या बताई? जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, अर्थात प्रकाश कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात थोड़ी विक्षेपित हो जाती है, अर्थात प्रकाश कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चली जाती है और प्रकाश कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, वो हमने थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये दोनों हमने आपको बताई, देख लेना, पीडीएफ में लिखी होंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या होगा, मुड़ जाती है था उसी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, टकरा करके लौट जाती है उसे परावर्तन कहते हैं। ऐसा तो नहीं कहा, आगे देखो लौटती क्या है। अब हाँ, अब यहाँ पर एक अगर प्रश्न हम आपसे ये पूछें, ये बताओ परावर्तन में जब प्रकाश काल आती है, आपको पता है टकरा के लौट जाती, ये बताओ 100% लौट जाती है? नहीं, याद रखना, मतलब लगभग ऐसे कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन मतलब है कि प्रकाश कलर टकरा करके अधिकांश लौट जाती है। कितनी? अधिकांश। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पृष्ठ से टकरा करके अधिकांश लौट जाती, लेकिन आप अगर ये कहो कि सब लौट जाती, सब ही होती है, लेकिन अधिकांश कुछ ना कुछ तो परसेंट छूट जाती। हाँ, तो कुछ परसेंट छूट जाती हैं, अर्थात अधिकांश परावर्तित हो जाए। चलो ये तो बहुत अंदर की बात है, आगे चलो। ये आप देखो दो, अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते, ध्यान समझना क्या कहा है। जब एक बड़ी प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षक गुण नहीं बदलता? कौन सा ऐसा गुण है वो नहीं बदलता? अब देखो ध्यान समझना, वेग बदल जाता है, वेग बदल जाता है। हमने आपको बताया था, आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों माध्यमों का, जब दो अलग अलग माध्यम है तो उनके अपवर्तनांक अलग अलग होंगे, और अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तो उनके प्रकाश का वेग भी अलग अलग होगा। बताया था, प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जिसमें जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। जैसे सुनना, जैसे आपको हमने 2-3 लॉजिक बताए, ध्यान समझना, हम आपको क्लियर कर दें। ठीक है, ये प्रश्न आ गया तो आप यहां समझ लो, मजेदार समझ लो। देखो, हमने आपको एक लॉजिक बताया था ऐसे करके, याद है? ऐसे बताया था, हमने बताया था जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, आया था। जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन, याद है? जब कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ आती है? विरल में। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती तो क्या होता है? अवलंब से दूर हट जाती है, हटती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सघन माध्यम जो होता है, ध्यान समझना, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण, सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है अधिक और विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है कम। ध्यान समझना, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण होता है, या फिर एंगल मान लो, हमने आपको एंगल समझाया था, इसका कोण इस कोण के बराबर होता है, ऐसे करके बताया था। हाँ, तो वही बताया था, तो ये मेरी बात याद रखना। और हमने दूसरा क्या बताया? दूसरा ये बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, बताया था, क्योंकि विरल माध्यम का कोण बड़ा होता है, और यहाँ दिख रहा है आपको, विरल माध्यम का कोण बड़ा होता है और सघन माध्यम का कोण छोटा होता है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये हमने एक बेसिक सी जानकारी थी जो हमने आपको दे दी।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या बताया, जब प्रकाश का जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ध्यान रखना। तो प्रकाश नहीं बदलता, बदलता है, प्रकाश का जो वेग होता है, जो चाल होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। अच्छा, तीव्रता की बात है, इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम तीव्रता की बात करें, ठीक है, किसकी तीव्रता की बात करें, तो तीव्रता मतलब उस प्रकाश की क्वालिटी वगैरह, क्वालिटी पर निर्भर करती है किस तरह की तीव्रता है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश की चाल बदलेगी तो उसकी, जैसे प्रकाश में, वायु में, जल में अलग अलग होगा प्रकाश की चाल, ठीक है, तो उसकी तीव्रता बदलती है, उसका वेग भी बदलता है, उसकी तीव्रता बदलती है। तरंग दैर्घ्य तो बिल्कुल बदलती होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर है। जैसे आपने देखा होगा, जब चाल बदलेगी, देखो तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि कोई जो प्रकाश है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कोई जो प्रकाश है वो अधिकतम कितनी दूरी तय करता है, अर्थात उसकी लंबाई कितनी है, कितनी दूर तक फोकस करता है, वही उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, लाल रंग होता है, जो आपने लाल रंग देखा है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो आप यहाँ से जगह में बहुत दूर तक दिखाई देती है, देखा है यहाँ। और भी उसकी कंडीशन होंगी, अपवर्तनांक कम होता है या वो भी, ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, अपवर्तनांक कम होता है, और प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, ठीक है। इस प्रकार आपकी बहुत सारी कंडीशनें होंगी, ठीक है, तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक। अब हम तरंग दैर्घ्य की जब बात करते हैं, क्या क्या बताया हमने, यहाँ समझ लो, ये बता रही तो फिर बता ही दे। जो लाल रंग होता है, लाल रंग की 3 कंडीशन आप याद रखो, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और प्रकाश, और अपवर्तनांक ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है। कैसा होता है प्रकीर्णन, मतलब फैलना, वो अब जब आएगा तब बताएंगे। चलो आपने टॉपिक आ जाओ। तो हमने क्या बताया, कौन कौन से 3 अभिलक्षण हैं जो बदलते हैं, प्रकाश का वेग बदलता है, प्रकाश की चाल बदलती है, प्रकाश की तीव्रता बदलती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। यही आपका इस प्रश्न का क्लियर आंसर होगा। क्लियर आंसर है, ओके। यही इस प्रश्न का क्लियर आंसर है कि तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता, आवृत्ति, यानी प्रकाश कण की आवृत्ति नहीं बदलती है। इज दैट क्लियर? यहां तक मामा जी बिल्कुल मस्त है। चलो आगे चलो, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। आगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो अब ध्यान से हमने देखा तो WNG है, WNG करके दिया। चलो देखो देखो, तो यहां से बना ले, हमने आपको खूब सिखाया। जब हम आपको एक एक चीज बता देते हैं क्लियर करके, WNG निकालें। अब देखना WNG हम कैसे निकालेंगे। तो लास्ट में G है, जो चीज मेरे पास नीचे है वो कहाँ जाएगी, ऊपर, यानी ANG ऊपर जाएगा, और ANW कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ANW नीचे आएगा। अगर इसके नीचे हम एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ANG, बन जाएगा ANG बराबर क्या बन जाएगा, ANG बराबर फिर हमारा क्या ANW, ANG बराबर ANW, और इनटू में क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा WNG, क्या बन जाएगा WNG। ये बताओ, इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई। यानी ANG बराबर ANW इंटू WNG, क्या बता है, ANG बराबर ANW इंटू WNG। ये आपका क्लियर है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर 1, बस इतना करना था, बात दिमाग में चढ़ गई, बस इतना करना था। हम आपको सारी चीजें बता चुके, बस सॉल्व करने का तरीका देख लो किस तरह से ऑप्शन को मैच करना, मिल गया, मिल गया, वही फॉर्मूला सिर्फ था, यानी ANW ANG बराबर ANW इंटू WNG। ये क्लियर है। आगे देखो सवाल नंबर 4 देखो, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, देखो क्या है, आगे देखो, चलो आगे देखो, अगला सवाल है, तालाब की तली, क्या है, तालाब की तली, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तो हमने आपको बताया तालाब जो होता है, तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण, ये तो बिल्कुल रटा होगा, प्रकाश का अपवर्तन, याद कर लो। तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सही है, क्या बताया, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन। सही है, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इज दैट क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर है, प्रकाश का अपवर्तन। चलो आगे चलो, अब आता है 5वें, कौन से 5वें, सब
सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ तो क्लियर है बिल्कुल, प्रकाश का अपवर्तन क्यों बता दें। देखो आपको पता है ऊपर उठी हुई के मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश कण ऊपर से आया, ध्यान समझना, जब कोई प्रकाश कण ऊपर से आया और पानी में एंट्री कर गया, वापस उतनी प्रकाश करें जब तक वो वहां से, ऐसे मान लो जैसे कोई चीज है हमारी आंखों को कोई, अच्छा बताओ, प्रत्येक चीज हमारी आंखों को कैसे दिखाई देती है, यानी जब कोई प्रकाश होता है, प्रकाश पहले उस वस्तु पर पड़ता है जिसको हमें देखना, जैसे प्रकाश उस वस्तु पर पड़ा, वस्तु से परावर्तित होकर वही प्रकाश हमारी आंखों में जब टकराता है तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। हमने आपको बताया प्रत्येक वस्तु दिखाई देती किस घटना के अनुसार, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन की घटना के ही अनुसार हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। कौन सी घटना होती है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है उसके अनुसार ही प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। अरे भगवान अब तो बोलो नहीं जाएगा। ओके, तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जो प्रकाश कणें होती है वहां से टकराती हैं और आपको पता है प्रकाश की चाल बदल जाती है, जब चाल बदल जाती है इतनी स्पीड से आएगी नहीं, अतः हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की तली उठी हुई है अर्थात कम गहरी है। ठीक है, आगे चलो, अब देखना आगे लिखा है 5वां, ठीक, 5 लिखा, 5 में क्या लिखा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में। अब बताइए तो सीधी डेफिनेशन है, बताओ, है डेफिनेशन, सीधी डेफिनेशन है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम वह आपतन कोण है जिसके सापेक्ष विरल माध्यम कितने अंश का कोण बनता है, तो आपको रटा होगा कि 45 अंश का कोण बनता है, रटा है। तो हमने बताया था कि विरल माध्यम 90 अंश का, विरल माध्यम में 90 अंश का जब कोण बनता है तभी तो सघन माध्यम बने कोण को आपतन कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। विरल माध्यम में जब कोण 90 अंश का बनता है तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। चलो क्लियर है, आगे चलो। ठीक है, जिसका ना दिखाओ ना समझ में आए वो देख ले, हम क्लियर करा चुके। सवाल नंबर 6वां देखो, किस प्रकार वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, किस कारण वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। तो किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है, तो हमने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रखा। देखो जैसे आपकी खिड़की होती है, बिल्कुल सही, आपने खिड़की देखी होगी माय डियर स्टूडेंट, खिड़की में जो दरारें होती चटक नहीं जाती हैं, खिड़की चटक जाए तो दरारें हो जाती हैं, वो आपको अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। ठीक है, अधिक चमकीली दिखाई देती हैं, हीरे का चमकना, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं होती जैसे मरीचिका का दिखाई देना। ठीक है, इस पर तो लेकिन अभी अपवाद है, बहुत सारी साइंटिस्ट अभी राजस्थान के एक प्रोफेसर ने जो बाबा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते, राजस्थान के रहने वाले हैं, सॉरी BHU यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी और अपने कानपुर के एक नाम सुना होगा BHU, एक बहुत कोई वर्मा करके हैं, उनका नाम नहीं है, एसी वर्मा ने इस पर खंडन किया है कि जो मरीचिका होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अभी खंडन चल रहा है, शायद किताबों करेक्शन हो। ठीक है, तब तक आप लोग देखें, हमने जानकारी आपको दे दी क्योंकि हम सबको पता रखते हैं। चलो आगे देखो। ठीक है, तो ये मरीचिका, तो हमने क्या बताया, जिस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है वो किसका, तो हमने मरीचिका का दिखाई देना, बुलबुले का चमकना, हीरे का, तो ये याद रख लो, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रीजन है, किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हमने क्या बताया, जैसे कांच की खिड़की है उसमें दरार पड़ जाए, वो सबसे पहले वही दिखाई देती है, कांच खिड़की उसमें दरार पड़ जाए, उसका अधिक चमकीला दिखाई देना, उसका अधिक चमकदार दिखाई देना किसके कारण होता है, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट वीडियो आपका बहुत बड़ा हो गया, मन तो आपका और था, एक स्लाइड अभी और थी, 1-2 स्लाइड अभी और प्रश्न कराने को थे, लेकिन यही आपका वीडियो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैंने 30 आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग बताना ये वीडियो कैसा लगा, तो हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आपकी जो भी कमी रह गई हो उनको बताना, तो हम अगले वीडियो उनको हम दूर कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही मैंने 30 आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बता रखा, वीडियो को सही से देखना, थोड़ी सी गले में बहुत दिक्कत है, इसलिए आज लैंग्वेज में थोड़ी सी साउंड में इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, इसी के साथ ही मैंने 30 आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।